रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। रहनुमाओं से यही हमने सबक सीखा है, दूर मंजिल हो अगर तेज चला करते हैं। वाह, मजबूत इरादे, रोशन ख्याल। आपके इस शेर में पूरा तत्व है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम यह है रोशनी के कारवां का। तो दोस्तों, अरशद इकबाल का और सलीमा रज़ा का सलाम और नमस्ते कबूल कीजिए। कहिए दोस्तों, मिजाज कैसे हैं आपके? भाई जरूर अच्छे होंगे, बल्कि बढ़िया ही होंगे, उत्तम होंगे, सर्वोत्तम होंगे हैं। इसी धारणा को लेकर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि मनवेंद्र सिंह पटवाल से एक बातचीत। जी, और क्या आप जानते हैं कि मनवेंद्र सिंह 2004 से इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वाह, देखिए आपको छोटी सी जानकारी इनके बारे में दे दें कि क्लास 7 से ही मनवेंद्र ने नेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1998 और 2002 में जो अब तक के 2 वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें हिस्सा ले चुके हैं। और पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ इनकी टीम ने 4-0 से पाकिस्तान को मात दी थी यहीं दिल्ली में। तो ये सुने कि मानवेंद्र जो हैं वो जॉर्ज अब्राहम से क्या क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। आप भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, 2 विश्व कप भी खेल चुके हैं, तो आपको ये क्रिकेट में दिलचस्पी कैसे हुआ? मेरी स्कूलिंग सारी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप से हुई है, और जहाँ ब्लाइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सबसे पहले वहाँ पता चलती हैं। और तो वैसे ही मेरे को पता चला जब मैं ब्लाइंड स्कूल में खेलना, हमने बचपन में खेलना शुरू किया। आपस में पहले छोटे छोटे मैचेस खेलते थे, अपने थोड़ा पार्क में खेल लिया, फिर थोड़ा सा क्रिकेट का लेवल बढ़ा तो स्कूल की तरफ की जो टीम थी, हमारे छोटे छोटे मैचेस आपस में जो वहाँ डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें खेलना शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे जब क्रिकेट डेवलप हुआ तो जैसे जैसे बड़े लेवल के टूर्नामेंट हुए, नॉर्थ जोन, स्टेट लेवल, या मेरा इंटरेस्ट जब थोड़ा सा आपको कुछ मिलने लगता है, फेम मिलने लगता है, नेम मिलने लगता है, तो आपको उस तरफ जाने का मन करता है। तो इस तरह से मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक़ बढ़ा। 1998 में जब आपको भारतीय टीम में चुना गया तो आपको कैसे लगा? शायद वो मेरा बहुत स्वर्णिम वक्त था, क्योंकि उससे पहले मैंने 3-4 साल क्रिकेट छोड़ दिया था क्योंकि अपना जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन अचानक एक मौका मिला, वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन टाइम आया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, 98 वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन हुआ। तब से आज तक जो मैंने पाया है शायद वो उसकी शुरुआत थी। आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कार्यरत हैं। हमारे सुनने वालों को आप बताइए कि ये भारत सरकार में काम पाने के लिए क्या प्रोसीजर है? मैंने 98 में एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और उसको पास करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिली एज ए स्टेनोग्राफर। उस वक्त हिंदी स्टेनोग्राफर मैं फर्स्ट था इन इंडिया, क्योंकि उससे पहले मिनिस्ट्रीज़ में शायद स्टेनोग्राफर कभी लिए नहीं जाते थे। और उसके बाद तो काफ़ी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं और बीच बीच में होते भी रहते हैं, तो उसके थ्रू हम अपनी इस तरह की जॉब में जा सकते हैं। आप 2 बार पाकिस्तान गए हैं हाल ही में। आप पाकिस्तान में अपने अनुभव हमारे सुनने वालों के साथ ज़रा शेयर कीजिए। जी, पाकिस्तान बेसिकली अगर हम देखें तो जाना, वहाँ जाकर लोगों के साथ मिलना, रहना, कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। जस्ट लोग बदलते हैं, लेकिन उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं और उनका जो मेल मिलाप का तरीका है वो सब सेम होता है। मेरे को बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि अभी पंजाब टीम ने मेरे को इनवाइट किया कि आप हमारी तरफ से क्लब क्रिकेट, और शायद फर्स्ट टाइम ये क्लब क्रिकेट स्टार्ट हुआ है ब्लाइंड क्रिकेट में। पिछला हम जब गए थे तो हमने जो मैचेस खेले थे गद्दाफ़ी स्टेडियम में, कराची में और इस्लामाबाद में, सेम इस बार भी हमारा वेन्यू थे। मैंने उसमें अभी मैन ऑफ द सीरीज़ रहा। ये हमारे लिए एक हारी हुई टीम जो 5-0 से हार के आ रही है और हमारी टीम में मैन ऑफ द सीरीज़ आ रही है, ये शायद एक पॉजिटिव साइन था। तो वहाँ का अनुभव मेरा पिछले पाकिस्तान के अनुभव से थोड़ा सा डिफरेंट इस बार इसलिए था क्योंकि तब हमारे रिश्ते स्टार्ट हुए थे बदलने,
और आज जब हम गए तो आज हमें पूरी वहाँ खुली छूट मिली हुई थी। ठीक है, आप सबसे मिलिए, सारे मार्केट्स में आप जाइए। मानवेंद्र, आपके व्यक्तिगत शौक क्या हैं? एक तो मुझे इंटरनेट सर्फिंग बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है ऑल ओवर इंडिया, या उसके अलावा मेरे को माउंटेनियरिंग का बहुत शौक है। म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूँ, डांस मुझे बहुत पसंद है, थिएटर बहुत पसंद है। आप संगीत में रुचि रखते हैं, क्या आप हमें बताएंगे कि आपके संगीत में इन्वॉल्वमेंट क्या है? प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया हुआ है सितार में, और स्कूल टाइम से ही जो जितने कंपटीशन होते थे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के, और इसके अलावा मैंने सिकंदराबाद में एक सार्क सेमिनार हुआ था, वहाँ मैंने अपनी परफॉर्म किया था। उसके अलावा दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 1994 में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक प्रोग्राम कराया था, वहाँ मैंने परफॉर्मेंस की थी अपनी सितार की। आपने थिएटर का भी जिक्र किया था, इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे? जब से स्कूल में था तो स्किट्स वगैरह लिखा करता था, और छोटे मोटे जितने भी ड्रामास होते थे एनुअल डे पे, तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उसको लिखता भी था। उसके अलावा मैंने सार्क सेमिनार या कारवां करके एक थिएटर ग्रुप है, उसके साथ मैंने बहुत थिएटर किया है। आप इस वक्त मिनिस्ट्री में स्टेनोग्राफर के काम करते हैं, तो एज अ ब्लाइंड पर्सन ये स्टेनोग्राफी का काम आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि जब भी मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरे बॉस चेंज हुए, मैं उनको प्रूव करने के लिए मेरे को 6 महीने लग जाते हैं कि हाँ आई कैन डू इट, मेरी ये मर्यादाएं हैं। 6 महीने के बाद मैं जब वो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस करने लगते हैं तो 1 साल में वो उनकी पोस्टिंग हो जाती है, फिर मुझे ए से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा प्रॉब्लम करती, क्योंकि स्टेनोग्राफी एक ऐसी लाइन है कि हर बॉस, हर ऑफिसर ये चाहता है कि उसका पीए उसके लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ का हो। इस साल दिसंबर में इस्लामाबाद में 3रा वर्ल्ड कप होने वाला है ब्लाइंड क्रिकेट का, तो आपके राय में भारतीय क्रिकेट टीम का क्या चांसेस हैं? हमने लास्ट टाइम जब उनकी टीम आई थी तो 4-0 से उनको बीट किया था, लेकिन उससे पहले का जो एक्सपीरियंस अगर हम भुला दें और इस टाइम की अपनी टीम परफॉर्मेंस देखें, इस समय हमारी गोल्डन टीम मैं कह सकता हूँ। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है। पहले जो 98 में क्रिकेट होता था और 2006 के क्रिकेट में बहुत अंतर है। बॉलिंग करने का स्टाइल अलग है, बैटिंग करने का स्टाइल अलग है। हमारे जो कोच हैं वो फिज़िकली फ़िट होने पे ज़्यादा जोर देते हैं, और ब्लाइंड क्रिकेट बेसिकली फ़िटनेस का गेम है। जितना फिट होगा, और मुझे लगता है कि इस समय जो इंडियन टीम है उसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि लड़कों के पास एक तो अनुभव भी है और जोश भी है। जब आप मेन स्ट्रीम क्रिकेट की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इरफान पठान वगैरह, ये लोग सब रोल मॉडल्स हैं, नेशनल हीरोज़ हैं। तो इनके तुलना में ब्लाइंड क्रिकेट का क्या स्टेटस है, ब्लाइंड क्रिकेटर्स का क्या स्टेटस है? देखिए, वो तो रोल मॉडल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेन स्ट्रीम क्रिकेट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, और ब्लाइंड क्रिकेट अभी इतना उसमें नेम है, फेम है, लेकिन आपको कहना पड़ता है कि हमें हमारा मैच आ रहा है तो आप इसे रिले करिए, आप हमारा मैच देखने आइए। यही एक सबसे बड़ा अंतर है। जब तक एक आम पब्लिक में, आम आदमी में ये दिमाग में ये नहीं बैठ जाएगा कि हाँ, ब्लाइंड क्रिकेटर भी एक क्रिकेटर है, वो एक अलग कोई प्राणी नहीं है, अलग क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अलग तरीके का कोई उसकी खेल भावना नहीं है। खेल भावना सब एक होती है, और यही एक कारण है कि ब्लाइंड क्रिकेट थोड़ा सा मेन स्ट्रीम क्रिकेट से पीछे रह जाता है, और रोल मॉडल्स वो बनते हैं जो मतलब कमर्शलाइज हैं। भैया थे मानवेंद्र सिंह पटवाल, जो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं। अरशद, ये बताओ कि तुम्हारे और हमारे देखते देखते इस दुनिया को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मतलब सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वहीं का वहीं है। जी नहीं, सिमट गई है, सुकड़ गई है दुनिया। अच्छा। और नहीं तो क्या। देखो तो कहाँ का एक्शन और कहाँ होता है रिएक्शन, कहाँ मुद्दे उठते हैं और कहाँ हल निकलते हैं उनके। भाई वो सब ठीक है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हें जर्मनी की एक महिला सब्रिये टेनबर्गन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिन्होंने तिब्बत के दृष्टिहीन लोगों के जीवन में भारी बदलाव ले आई हैं। सोचिए तो, कहाँ जर्मनी और कहाँ तिब्बत, है ना। तिब्बतन भाषा के लिए बनाई गई ब्रेल स्क्रिप्ट और उनके स्थापित किए गए ब्लाइंड स्कूल ने तिब्बत के दृष्टिहीनों को नई तालीम और नया उत्साह दिया है। और अमीन सयानी साहब, अमीन सयानी
जी हाँ, आप उनसे परिचित हैं। बहुत जाने माने और बेहद मकबूल रेडियो की हस्ती, जिन्होंने भारत में रेडियो जॉकिंग की नींव डाली है। यही हमें उनके बारे में बता रहे हैं। सब्रिये टिम्बकेन एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला जिन्होंने नेत्रहीनों को एक नई दिशा दिखाई। 1970 में जर्मनी में जन्मी सब्रिये 12 वर्ष की आयु में ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थीं, पर उन्होंने नयनहीनता को अपनी पढ़ाई के आड़े कभी ना आने दिया। बॉन यूनिवर्सिटी से मॉडर्न और क्लासिकल टिबेटन में, यानी तिब्बत की भाषा टिबेटन में, अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की उन्होंने। ये कोर्स चुनने वाली वो पहली नेत्रहीन छात्र थीं। तिब्बत की भाषा में ब्रेल अक्षर न होने के कारण उन्होंने खुद अपनी ब्रेल लिपि तैयार की, जो अपने आप में एक अद्भुत कारनामा है। पढ़ाई पूरी करके उन्होंने नौकरी की तलाश की, पर नेत्रहीनता के कारण उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। तो उन्होंने खुद तिब्बत जाकर अपनी टिबेटन ब्रेल लिपि से वहां के नेत्रहीनों की सहायता करने की ठानी। 1997 में वो अपने एक डच सहयोगी के साथ कई खतरों का सामना करते हुए तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंची। कड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद उन्हें वहां स्कूल खोलने की इजाजत मिल गई। उन्होंने अपनी करीब सारी पूंजी बेचकर एक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। आज सब्रिये का ये स्कूल 50 से ज्यादा नेत्रहीन बच्चों को टिबेटन, चाइनीज और अंग्रेजी भाषा सिखाने के साथ साथ उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के कई और हुनर भी सिखाता है। और अब सब्रिये भारत के राज्य केरला में भी अपना एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र शुरू करने वाली है। शुक्रिया अमीन सियानी साहब, हमें सब्रिया के जीवन के बारे में बताने के लिए। मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की भरी जिंदगी में यहाँ से वहां जाने के लिए हमें अक्सर ऑटो रिक्शा करना पड़ता है, ठीक है। और अच्छी खबर यह है कि जल्द ही इन ऑटो रिक्शास में नंबर प्लेट्स जो होंगे वो ब्रेल में भी होंगे। अच्छा, जी हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टॉकिंग फेयर मीटर्स होंगे। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है और ये नंबर प्लेट्स जो होंगी ये दोनों तरफ होंगी, ब्रेल में भी होंगी, एम्बॉस्ड होंगी और इनको कॉन्ट्रास्ट कलर्स में बनाया जाएगा। और बाय द वे इन पर खर्च आएगा वो होगा ₹25 ईच। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फेयर मीटर्स में ऑडियो आउटपुट होगी, जो कि डिस्टेंस और किराया दोनों ही अनाउंस करेंगे। और एक अनुमान के अनुसार कम से कम 10,000 दृष्टिहीन लोगों को इससे फायदा होगा। अच्छा, तुम्हें याद है रोशनी का कारवां के एडवाइस सेक्शन में डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल ने हमें कुछ करियर रिलेटेड एडवाइस दी थी? जी हाँ, याद है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित। शाबाश, इसका मतलब है कि तुम प्रोग्राम ध्यान से भी सुनते हो और याद भी रखते हो। मतलब ये कि खासे होशियार हो। जी, जरा नवाजे का शुक्रिया। वैसे मैं इससे पहले कह चुका था कि कहिए तो मैं पूरा सुना दूं। क्या प्रोग्राम? अरे तौबा करो, आगे बढ़ो मियां। भाई, और मेरी होशियारी का ये करतब देखिए कि मैंने पता कर लिया है कि आज प्रणय गड़ोदिया बात कर रहे हैं उनसे कि बैंक में आम जिंदगी में जैसे जो लोग दृष्टिहीन हैं, एज ए कस्टमर उनको बैंक से संबंधित जो उनके काम होते हैं उनमें क्या परेशानियां आती हैं। डॉक्टर अग्रवाल, एक दृष्टिहीन व्यक्ति बैंक में अपना अकाउंट कैसे खोल सकता है और कैसे ऑपरेट कर सकता है? जैसा कि सर्वविदित है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी दृष्टिहीन व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मनाही नहीं है। वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता है। इसी प्रकार से जो बैंक का अकाउंट खोलना, उसको ऑपरेट करना, उसको बंद करना या कोई भी चीज उसमें करना या किसी प्रकार का लोन प्राप्त करना या किसी तरह की सर्विस प्राप्त करने के लिए जो अनुबंध बैंक और कस्टमर के बीच में होता है, उसके लिए वह पूरी तरह से कानूनी रूप से सक्षम है। लेकिन उसकी सीमाओं को ध्यान रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए कुछ चीजें बैंक की ओर से की जाती हैं और कुछ ऐसे ग्राहक के रूप में दृष्टिहीन व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। जैसे जब दृष्टिहीन व्यक्ति का अकाउंट खोला जाता है तो उसके अंदर जिस तरह से दूसरों के लिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, उसके लिए भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए।
आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दूसरों के लिए एक लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा सेफली आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर सकें। 4 फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, जहाँ पर दूसरों की 2 फोटोग्राफ्स, जिससे कि इवन सिग्नेचर के ऊपर या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वहाँ सेपरेट फोटोग्राफ लगाई जा सके। इसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी वो अनुबंध साइन कर रहा है उस अनुबंध को समझाना बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे समझना चाहिए। इसी प्रकार से हमें जब भी पेमेंट रिसीव करेंगे या पेमेंट देंगे तो उसमें भी विटनेसेस देने का प्रावधान है। बैंक भी अपने आप को सुरक्षित पाता है तथा हम भी चाहते हैं, जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वे भी अपने आप को पाते हैं कि उनके साथ सही हो रहा है। इसी तरह से जो चेक्स दिए जाते हैं दृष्टिहीन व्यक्ति को, वो क्रॉस चेक्स दिए जाते हैं, जिससे कि हम पेमेंट के लिए जब भी किसी को दें तो वो व्यक्ति अपने अकाउंट में डाले, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि पैसा किसको दिया था, कब दिया था। कुछ बातें और जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा वो ये कि नॉमिनेशन के समय जहाँ पर दूसरों से 1 विटनेस होता है, दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए 2 विटनेसेस रहते हैं, जिससे कि उसको ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा सके कस्टमर के रूप में। इसी तरह से जब लोन के डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं तो उस समय भी विटनेसेस ज़रूरी हैं, और कोई भी प्रकार का लोन दृष्टिहीन होने की वजह से उसे मना नहीं किया जा सकता। ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण तब्दीलियां हुई हैं जिनसे दृष्टिहीन लोगों के लिए बैंकिंग आसान हो गई है? सन 1995 के एक्ट आने के बाद कुछ हलचल शुरू हुई कि कुछ चीज़ों में दृष्टिहीन व्यक्ति को बाधित कर दिया जाता था। जैसे उन्हें चेक्स नहीं दिए जाते थे, उनको करंट अकाउंट खोलने नहीं दिया जा सकता था, उन्हें लॉकर्स की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती थी, और बहुत ही सीमित काम के लिए उन्हें चेकबुक्स इशू की जाती थी। आज की डेट में सन 2006 में जब हम खड़े हैं तो हम अपने आप को पाते हैं कि आज दृष्टिहीन व्यक्ति करंट अकाउंट खोल सकते हैं, वह चेक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वे लॉकर ऑपरेट करने के अधिकारी हैं, और वे क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। यानी कि इस समय शायद ही कोई ऐसी बैंकिंग की सुविधाएं हैं जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बाधित हैं। अगर कोई बैंक किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? यदि किसी वजह से, किसी कारणों से उसको सिक्योरिटी देने के बजाय उससे बाधित किया जा रहा है तो वह रिलीफ सीक कर सकता है। वह कमिश्नर डिसेबिलिटी के ऑफिस में जा सकता है, चीफ कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऑफिस में भी जाकर रिलीफ प्राप्त कर सकता है, वह इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और अन्य कोर्ट तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए खुले ही हैं। और जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं दृष्टिहीन व्यक्तियों के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल कर इंश्योर कर सकते हैं कि यह सर्विसेज जिसके हम अधिकारी हैं, जिसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को मिलने चाहिए, वह प्राप्त हों। डॉक्टर अग्रवाल, एक ब्लाइंड व्यक्ति बैंक की सारी सेवाओं का स्वतंत्र रूप से कैसे उपयोग कर सकता है? आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज की टेक्नोलॉजी पेपरलेस टेक्नोलॉजी है, और कंप्यूटर की एक फ़ायदा है कि उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है वह स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है। दृष्टिहीन व्यक्ति यदि यह क्षमता अपने पास रखता है तो वह बहुत इंडिपेंडेंट अपने आप को महसूस कर सकता है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में वो अपने अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस देख सकता है अपनी फुल प्राइवेसी के साथ, बगैर किसी की सहायता से। लेकिन जो व्यक्ति कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, उनके लिए एक ऑप्शन आज के ज़माने में खुला है जिसे हम टेली बैंकिंग बोलते हैं। फ़ोन पर अपनी आइडेंटिफिकेशन देने के बाद कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, उनको उत्तर देने के बाद आपके अकाउंट की सारी सही जानकारी दूसरी ओर से कंप्यूटर को देखकर टेली बैंकिंग द्वारा आपको दी जाएगी। आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बैंकिंग बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप जानते हैं आज 3-in-1 अकाउंट्स खोले जाते हैं, यानी कि आपका बैंक वह बैंकर तो है ही, आपके लिए वो एक डीलर का भी काम करता है। फ़ोन पर या कंप्यूटर पर ही आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं। वह आपके लिए डिपॉजिटरी का भी काम करता है, यानी कि आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के द्वारा ही शेयर्स को परचेज, खरीद और उसको बेच भी सकते हैं सही वक्त पर। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी सारी उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नेट एसेट वैल्यू क्या है, क्या सिचुएशन है, किस में इन्वेस्टमेंट है, क्या पोर्टफोलियो है, उस सारी जानकारी आपको घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो हम पाएंगे कि आज की बैंकिंग, आने वाली बैंकिंग उसके लिए पूर्णतः एक्सेसिबल होगी। इस टेक्नोलॉजी के युग में डॉक्टर अग्रवाल ये बताएं कि क्या इंडिया में कोई टॉकिंग एटीएम्स हैं और वो कैसे काम करते हैं?
एटीएम्स हमारे लिए एक्सेसिबल हो सके, ये शायद कुछ समय पहले एक स्वप्न था और इस स्वप्न को साकार करना हमारा दायित्व है। जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। एक एटीएम जहां तक मेरी जानकारी है बॉम्बे में है, जहां पर हेडफोन लगाने का स्लॉट है। आप हेडफोन लेकर जाइए, अपना हेडफोन लगाइए, जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हैं या डिटेल्स अपने जो सामने स्क्रीन पर दूसरा दृष्टिवान व्यक्ति देखकर प्राप्त कर रहा है, वही इंफॉर्मेशन आपको सुनाई पड़ती है जिस तरह की स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर पे होता है, और आप बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही स्वावलंबन से उस एटीएम को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ये एक पोस्ट कार्ड है जो हमें अमित कुमार वर्मा ने 9/240 भारत भूषण कॉलोनी, गोला गोकरणनाथ खीरी, लखीमपुर से भेजा है। उसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये कि इन्होंने हम सबको सलाम दुआ भेजा है। और सुनिए क्या कहते हैं। आए वे रोशनी का कारवां प्रोग्राम नहीं, हम लोगों की जान है। हम लोगों की जानकारी बढ़ाता आए वे प्रोग्राम महान है। अंधापन कोई बाधा नहीं, हम सब मिल्टन समान हैं। इकबाल रजा ने कराई हमारी कितने ऐसों से पहचान है। क्या बात है, हमें तो पता नहीं था कि हमारा नाम वाह, वाह, यूं वाह। भी आएगा कभी। क्या बात है ना। आंखें जिंदगी का गुलशन है, हम भी इनको दान दें। हंसी खुशी और प्यार का कारवां बांट महान हो। हर तरफ खुशी का ऐसा जहान हो, तुम्हें भी इसका ज्ञान हो, यही कहता है आए वे। मैं वाकई हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि जो एफर्ट, जो कोशिशें हम यहाँ कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, वो आप तक पहुँचती हैं और वाकई आप उसे दिलो जान से लगा के रखते हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ख़त लिखे और हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए। लेकिन हम इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वक्त की कमी होती है जिसकी वजह से हम सारे ख़त एक साथ नहीं शामिल कर सकते। मिस्टर गजेंद्र व्यास और उनकी फैमिली ने वस्त्रपुर अहमदाबाद से गुजरात से ख़त लिखा है हमें। राजेश मिश्रा और उनकी फैमिली ने विलेज नाहरपुर सुल्तानपुर यूपी से लिख के भेजा हमें। हम आप लोगों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ सलीमा, हमें बहुत सारे NEB दिल्ली जो है वहाँ से हमें बहुत सारे कविताएं मिली हैं, उनकी कृतियां मिली हैं। उन तमाम लोगों के भी नाम मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। रामजी मौर्य, सोनिया, प्रतिछाया चपगेन, आई एम सॉरी अगर हम आपका गलत नाम ले रहे हैं तो हमें माफ़ कीजिएगा, बिकॉज मैं प्रोनाउंस नहीं कर सका। सुरभि और प्रियंका, इन तमाम लोगों ने हमें भेजा है और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। और ये भी वादा करते हैं कि इन्हीं प्रोग्रामों के थ्रू, इन्हीं प्रोग्रामों के ज़रिए से हम आपकी रचनाएं जो हैं वो ज़रूर आपको और अन्य श्रोताओं को सुनाते चलेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो CD और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ तो अरशद, समय आ गया है प्रोग्राम 19 के सवाल को दोहराने का। सवाल याद है आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल। क्या समझते हो तुम कि तुम ही हो बहुत जिसको महारत है याद रखने में। अब तुम जैसे ना सही लेकिन हाँ बुरे भी नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये था कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ब्लाइंड पीपल आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में इस समय लगभग कितने दृष्टिहीन लोग हैं, क्या संख्या है उनकी? और जवाब है 12 मिलियन। 12 मिलियन लोग भारत के अंदर हैं ऐसे जो दृष्टिहीन हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 1.2 करोड़। ये एक दुखद बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि हमें एक भी सही जवाब नहीं मिल पाया जी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप लोग बाकी प्रोग्राम्स जो थे उनके बारे में उनके सही जवाब हमें ज़रूर भेजते रहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि यह है रोशनी का कारवां और यहाँ हम सब साथ मिल के इस जहां में रोशनी फैलाएंगे।
लेकिन साहब ये घड़ी कहती है कि हमें जाना होगा। तो लीजिए, देर मत कीजिए, फिलहाल खुदा हाफिज कहिए और वादा कीजिए कि हम फिर आपके साथ होंगे। मैं सलीमा रजा, मैं अरशद इकबाल, हम दोनों आपको कहते हैं खुदा हाफिज। आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी